हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। क्रिसमस चल रहा है और तीनों फ्लावर बॉयज क्रिसमस ट्री के साथ मूवीज के मजे लूट रहे हैं। हानवो के पूछने पर बाबुल से उसे पता चलता है इयोन भाई शॉपिंग पर गई है। डोंगजो ने अपनी वेडिंग के लिए ड्रेस चूज किया था। इयोन भाई अपने ब्राइडमेड ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है, मगर डोंगजो इससे बोलती है कि इस ड्रेस के बजाय अब तुम वॉलीबॉल ड्रेस पहन कर तो मेरी शादी में आने से रही। जीसू अपने प्रोरो डैडी के साथ अपनी मॉम का सॉन्ग बार बार सुनते हुए अपने बेड पर लेटा हुआ था। मिस्टर चाओ उसे देखने आते हैं। फिर मिस्टर गू से पूछते हैं वो क्या सोच रहा होगा। वो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। मिस्टर गू बोलते हैं जो इस हालत में इसकी मॉम सोचती होगी वही जीसू भी सोच रहा होगा। इयोन भाई रात के मिड में लाइट्स ऑफ करके रामेन कुक कर रही थी, जिस पे वो तीनों फ्लावर बॉयज उसको चेज करते हुए इस सब का कारण पूछ रहे थे, पर वो तो किसी घोस्ट की तरह रामेन कुक करते हुए बात कर रही थी, जिसे देखकर वो सबके सब लोग उसे बाहर से देखने लगते हैं। इधर जीसू भी रूम में रामेन कुक कर रहा था इयोन भाई की तरह। इयोन भाई टेस्ट करती है, उससे अपने कुक किए रामेन में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, और इधर जीसू भी अपने रामेन को टेस्ट करके मजे के नहीं लगते हैं उससे भी। किंग हाक इयोन भाई को रोज रोज बुरी हालत में जाते देखकर इसे अपनी फ्लर्टी वे से हंसाने की ट्राई करता है, मगर वो कोल्ड और ऐसे दूर दूर रहती है। शॉप पर कुछ कस्टमर्स रामेन के कर्ली होने की वजह से इनको पे नहीं करते हैं। हानवो को सुनकर गुस्सा आ जाता है। बावुल भी अपना हीरोपंती दिखाने आता है। इयोन भाई इनको लड़ाई करते देखकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बावुल इनको डराता है। इनकी अब खैर नहीं है, इनकी गंगूबाई भी अब यहाँ पर आ गई है, मगर इयोन भाई इनसे रामेन के कर्ली होने पर अपोलोजाइज कर लेती है कि इन पागलों से लड़ने का क्या फायदा, और इनको बोलती है कि रामेन के कर्ली होने में इनका फॉल्ट है। इधर सब लोगों को ये देखकर चुप्पी लग जाती है। किंग हाक शॉप बंद करके इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। किंग हाक सबको जीसू के शॉप के बचाने के लिए सेक्रीफाइस के बारे में बताता है। इधर सब लोग सुनकर इयोन भाई के रिएक्शन का वेट कर रहे थे, पर वो सिर्फ सर हिलाती है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सबके सब लोग अपनी जगह पर लौट जाते हैं और इसे ज़ोंबी की जैसे जाते हुए देखने लगते हैं। सबके सब लोग डोंगजो की वेडिंग के लिए रेडी होते हैं। किंग हाक इयोन भाई से पूछने आता है कि वो ऐसे ही रेडी होकर जाएगी क्या। उसका ब्राइडमेड सूट देखकर बोल रहा था, और फिर वही फर्श पर टल्ला होकर लेट जाता है। इयोन भाई मुस्कुराती वहाँ से निकल जाती है। वो हार्ट पर हाथ रखकर खुद से बोलता है। वो फिर मुस्कुराई, इसकी सारी सेक्सीनेस हवा हो गई है। नीचे हाल से गुजरते हुए ट्री पर नजर जाते ही वहाँ जाकर किंग हाक के लिए जीसू का कार्ड देखती है, जिस पर लिखा था अनियन नो प्रॉब्लम चा। अपने हार्ट पर हाथ रखती है, पर कंस्टिपेशन की वजह से हाथ सीधा स्टमक पर चला जाता है। फिर बाथरूम में फ्री होती है, पर टॉयलेट बंद हो जाती है। फ्लश नहीं हो रहा था। ड्रेस समेट कर प्लंगर हाथ में लेकर ट्राई करती है, पर फिर भी फ्लश नहीं खुल रहा था। सोचती है अभी क्या फंस गया है, पर तभी इसे जीसू के इंटर्न ऊंचा ऊंचा कानों में गूंजने लगता है, जिसे सुनकर तो उसे समझ में आ जाती है कि जीसू इसके हार्ट में फंस गया है, और इसे जीसू की हर बात याद आने लगती है। जब उसने इसे किंग हाक को ओल्ड पूप बोलकर इससे दूर रहने को बोला था, और इसकी सभी बातों को याद करते हुए अपने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के बाद जब बाहर निकलती है, सबके सब लोग बाहर जमा थे। उनको लग रहा था कि दोबारा से कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो ठीक नहीं है। वो अपने हाथ में लिया हुआ प्लंगर किसी स्वॉर्ड की तरह लहराकर इन सब पर चीखने चलाने लगती है। वो ठीक नहीं है, हाँ वो ठीक नहीं है। और फिर इन सब से पूछती है उन्होंने जीसू को कैसे जाने दिया, पता नहीं वो किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं, और रोने लगती है। उसे जीसू की फिक्र हो रही थी। मतलब बावुल और किंग हाक की ऐसे पुरानी गंगूबाई बनते देखकर वो लोग हैप्पी हो रहे थे। फिर यूनसुई वहाँ आकर इनको जल्दी करने को बोलती है। जीसू कंट्री छोड़कर जाने वाला है, जिसे सुनकर इयोन भाई गुस्सा करती है, उसने ऐसे पहले क्यों नहीं बताया। और इन सभी को बोलती है सब जाकर डोंगजो को बोलना आज उसकी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने रोज को तोड़ने जा रही है। लंगर हाथ में पकड़े स्पीडे मारती वहाँ से पाँव सर पर रखकर पीछे देखे बिना ऐसे भागती है जैसे कुत्ते पीछे लगे हों। और फ्लावर बॉयज ऐसे भागते जाते देखकर यूनसुई से पूछते हैं सचमुच में वो कमीना जा रहा है क्या। वो हंसती हुई बोलती है ना, वो सिर्फ उसके साथ मैसअप करना चाहती
थी। फिर वो सभी उसके पीछे दौड़ लगाते हैं। डोंगजू को सुनकर खुशी होती है। योनबई ने अपने दिल की सुनते हुए उसकी शादी की परवाह किए बिना अपने प्रिंस चार्मिंग को लेने चली गई है। वो अपने हार्ट पर हाथ रखती है। तभी कोच अंदर आता है। उसके हाथ में प्ले कार्ड था जिसके ऊपर लिखा था, तुम बिल्कुल परफेक्ट ब्राइड हो। डोंगजू की पिक्चर को दिखाते हुए लिखा हुआ था, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ, तुम 5 ईयर पहले करवाएगी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इतनी सुंदर हो। फिर डोंगजू के स्कूल डेज और वॉलीबॉल के ड्रेस में एक पिक्चर लगी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था, पर तुम मेरे लिए तब परफेक्ट वुमेन थी। और लास्ट पर था, बी हैप्पी। डोंगजू की आंखों में पड़कर आंसू आ गए थे। वो मुस्कुराता हुआ उसे थम अप करके बाहर निकल जाता है। सर नीचा करके अपने हार्ट को थपथपा कर बोलता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तभी वो पीछे से भागती हुई उसको बोलती है, सचमुच में कुछ नहीं हुआ है क्या? और फिर बेचारे को मौका दिए बिना जल्दी से इसको किसी कर देती है। आसपास के लोग भी फ्री में प्रसाद समझकर लाइव मजे लूटने लगते हैं। इधर गंगूबाई हवा के घोड़े पर बैठी भागी जा रही थी। पीछे इसके पूरी फौज देखकर उसे फॉलो कर रही थी। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इनको देखकर लग रहा था जैसे मैराथन रेस में भाग रही हूँ। इधर योनबई और दूसरी तरफ जीसू को सेम एक दूसरे की मेमोरीज याद आ रही थी। और योनबई को याद करते हुए वो भी खुद को रोक नहीं पाता है और भागने का प्लान करने लगता है, पर लास्ट पर डोर पर जाकर रुक जाता है। उससे अपने डैड की वार्निंग याद आ जाती है, साथ में कैंगहार की बात भी कि वो अकेला नहीं है, पर वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। जासंग के न्यू रीडेवलपमेंट प्लान के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। योनबई भी अपना नारा प्लंगर लेकर इनके पीछे से भागती हुई अंदर की तरफ भागती है, जिसे देखकर बाकी लोग उसे अपनी लीडर समझकर पीछे दौड़े लगा देते हैं। रश बढ़ जाने की वजह से बीच में फंस जाती है। फिर अचानक इन सभी में से ऊंचा पच्चम हमारा यानी कि प्लंगर लेकर बाहर निकलती है। उसे उसके पिल्लर ने उठाकर लोगों के समंदर से बाहुबली की मां की तरफ बाहर निकाला था। फिर वो उसे उसके रनिंग शूज भी पहनाता है और उसे बताता है ये अपनी वाइफ समझकर आखिरी बार उसके लिए कर रहा है। डाइवोर्स हो गई है दोनों की। तो अब इससे आगे योनबई एक वुमन की तरह बाकी मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जाएगी। पूछता है क्या वो रेडी है। उसके मुस्कुराने पर उसे ऊपर स्टेज की तरफ इशारा करता है कि जा सिमरन जा, भाग, तेरा राज ऊपर यानी कि प्रिंस चार्मिंग ऊपर वेट कर रहा है। और वो सिमरन की तरह भाग पड़ती है, स्टेज पर गिरती है। पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे थे जिन्हें देखकर सपना सही लगने लगता है। पर वहाँ आते हुए मैन के मुंह पर प्लंगर मारकर बोलती है, तुम मेरे को पकड़ने नहीं आए हो क्या? नहीं। और फिर दोबारा से भागती है। अंदर प्रिंस कैद था, खाली दीवारों को घूरे जा रहा था। उसके डैड उसको अंदर लॉलीपॉप देने आते हैं। मेरे बेबी को न्यू कार चाहिए क्या? वो इनकार करता है और डैड को अपने हार्ट पर हाथ रखकर बोलता है, डैडी लव कभी ट्रेड नहीं किया जाता है, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ से होता है, यहाँ पर रहता है। योनबई स्टेज पर अपना ड्रेस फाड़ देती है ताकि इजी होकर भाग सके। पीछे भागते हुए गार्ड्स को अपनी शॉल से फाइट करती है और फिर आखिरकार डैडी चा के सामने पहुँच जाती है। इनसे पूछती है क्या वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। वो बोलते हैं हाँ, अगर वो जीसू को डेट करेगी तो उसकी शॉप बर्बाद हो जाएगी और साथ में जीसू से वो अपना नाम भी छीन लेंगे। सब कुछ दोबारा से उसे छिन जाएगा। जीसू भी डिसाइड करके बाहर आता है और आते ही उसे वहाँ देखकर हैरान होता है। वो अपना प्लंगर किसी स्वॉर्ड की तरह लहराकर डैडी को बताती है उसे जीसू हर हालत में पसंद है, अगर कंगला भी हो तब भी। फिर भागकर उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है मैं अपने प्रिंस को कैसल से निकाल कर बाहर ले जाऊंगी। वो स्टेज पर इसको रोकता है, वो क्या कर रही है? अगर वो दोनों यहाँ से ऐसे भाग के गए तो उसके डैड शॉप उनसे छीन लेंगे, तो फिर वो क्या करेगी और बॉयज कहाँ जाएंगे? योनबई पूछती है पर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम रोमन के बिना रह सकते हो? क्या मुझे देखे बिना रह सकते हो? वो इसकी आंखों में देखकर बोलता है नहीं, वो नहीं रह सकता है। वो एक डीप ब्रीथ लेती है, इसकी फीलिंग्स सुनकर बोलती है मुझे पता था वो सिर्फ एक ड्रीम है। अपने पाँव के टोज पर खड़े होकर आंखें बंद करके इसको एक किस्सा किसी कर देती है। इधर नीचे खड़े होकर कैंगहार मजे लेकर इनको देखकर आंखें ठंडी कर रहा था। फिलहाल दिल तो बेचारे का जला हुआ था। दोबारा शॉप पर कैंगहार की रेसिपीज का टेस्ट ले रहा था। अपनी शॉप को क्लोज करने से पहले वो देखना चाहता था कि इन लोगों ने अब तक कितना सीखा है। हायनो ने बावुल के नाम से एक डिश बनाई थी और फिर उसे डिफरेंशिएट कर रहा था, जिसे सुनकर कैंगहार को रेसिपी पसंद आती है। फिर बावुल को भागा हुआ लड़का बोलकर उससे भी रेसिपी पूछता है। वो रोते हुए अपनी डिश को डिस्क्राइब करता है जो उसने हायनो के लिए उसकी फीलिंग्स को सामने रखकर बनाई थी। फिर बात
आ रही थी इयोन बाई की, जिसका सिल्वर पॉट खाली था। बोलती है जीसू इसके लिए रोमिन नहीं बन सकता है, वो चाहे जीसू है और वही उसकी रेसिपी है। कैंग हाय ऊंचे से बोलता है ब्रदर बॉय, और फिर जीसू से उसकी रेसिपी के बारे में पूछता है। वो इयोन बाई की तरफ देखकर बोलता है इयोन बाई ही उसकी लाइफ का रोमिन है। उसका हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे को देखकर आंखें ठंडी करने लगते हैं। इधर बाबुल इन सभी को उनकी तरफ देखते पाकर गुस्से से बोलता है तुम दोनों की वजह से शॉप और हमारा फ्यूचर दांव पर लगा है और तुम लोग सरेआम सबकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके मजे लूट रहे हो। मिस्टर गो वहाँ अंदर अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह हाजिर होता है। उसके हाथ में जीसू के आर्मी में जाने का टिकट था। जीसू हैरान था। मिस्टर गो बताते हैं बच्चों अपने बाप को हल्के में लिया था। उनकी तुम्हें डिसऑन करने के बाद अमेरिका की सिटीजनशिप खत्म हो चुकी है, तो अब तुम्हें सीधा सीधा चुपचाप आर्मी की छितरौल खाने के लिए जाना होगा। बहुत लवशव के लफड़े और मजे लूट लिए हैं। चल फिर मिलते हैं 2 साल के बाद। और उसे सैल्यूट करता हुआ चला जाता है। वो नो नो करके चीखता रह जाता है। इयोन बाई उसके पीछे आते हुए बड़े सदमे से बोलती है अब एक बार फिर उसे अपने लव बॉय के आर्मी से लौटने का वेट करना होगा, तब तक तो वो बुढ़ी हो चुकी होगी। इधर बाबुल और हानवो को पता था जीसू के इयोन बाई के पास आ जाने से मिस्टर चार्ल्स शॉप को गिरा देंगे, तो दोनों फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे। बाबुल वापस घर जाने वाला था। हानवो अच्छे ग्रेड्स मिलने के बाद स्कॉलरशिप की बेस पर हॉस्टल के लिए कॉलेज में अप्लाई करने वाला था, पर दोनों को लग रहा था इसके बाद वो कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और हानवो से ज्यादा बाबुल का दिल टूटा हुआ था। इयोन बाई रात को अकेले खड़े होकर अपने दिल को दिलासा देते हुए तभी नीचे दबे पांव वहाँ से भागते हुए कैंग हायप को देखकर उसे जाकर रोकती है कि अबे बगैर एक शब्द बोले ऐसे कैसे जा सकते हो। कैंग हायप क्योंकि हीरोज हमेशा कुछ भी बोले बिना छोड़कर चले जाते हैं, वो इसे बहुत कुछ बोलना और बताना चाहती थी कि उसके लिए क्या क्या फील करती है, पर वर्ड बाहर न निकलते देखकर उसे हक कर लेती है। किंग हायक इसको हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है, उसकी वजह से इसका हार्ट बॉयल हुआ। उसके पास इसकी मेमोरीज हैं जिनको हमेशा अपने साथ रखेगा। जाते हुए इसे बताता है और इसके गम को कुछ और गर्ल्स के साथ रहकर बुलाएगा और इसके जख्म ज्यादा तकलीफ देने लगेंगे तो इसका नाम लेकर इसे कर्ज कर लिया करेगा। इसके सर को थपथपाता है, उसको जाते देखकर पूछती है पर जा कहाँ रहे हो। मुड़े बिना रुक कर रोते हुए इसको बोलता है रोमेन बनाने और चला जाता है। वो उसको जाते देखकर रोते हुए गुड बाय माय पिलर बोलती है। अंदर आकर देखती है क्रिसमस ट्री के पास वो औंधा पड़ा हुआ था। अपनी जैकेट उतारकर उसको कवर करते हुए बोलती है वो ऐसे कैसे सो सकता है, पर वो जाग रहा था। अपनी आंखें खोले बिना बोलता है अनियन को भेज दिया है क्या उसे हक भी किया है। वो बोलती है हाँ। इसको बोलता है पर अब से तुम मजीद ऐसा नहीं कर सकती हो, अनियन अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं पर मेरा बड़ा भाई है। फिर से पूछता है उसके आर्मी में चले जाने के बाद क्या वो उससे मिलने आया करेगी। बोलती है हाँ, हर रोज जीसू को मिलने आया करेगी। और फिर बोलती है पर उसको तो रोज रोज विजिटर्स से मिलने की परमिशन ही नहीं मिलेगी और न ही ओवरनाइट लीव की। जिसे सुनकर वो उठकर इससे पूछता है ओवरनाइट, पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। वो दूसरी तरफ देखकर इसे पीछे छुड़ाने लगती है पर वो इससे छोड़ने वाला तो था नहीं। इससे पूछता है क्या वो रातों को वाटर बैलून को मिलने जाया करती थी, मतलब जेहो की बात कर रहा था, पर वो फिर भी उसको नहीं बताती है। जिस पर उसको गुदगुदी करने लगता है कि बच्ची लगती हो, तुम कैसे नहीं बताती हो, मैं भी पूछकर छोड़ूंगा। और फिर दोनों गिर जाते हैं। और इससे पहले के इन दोनों के बीच में कुछ होता, सारा रोमांस वुमेन्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। उनका शोर सुनकर बाबुल और हानवो बाहर आकर लव रेसलिंग देखकर पेरेंट्स की तरह इनको चुप्पी करवाते हैं और डांटते हैं। फिर दिखाया जाता है समय बीत रहा था, फ्लावर बॉयज आर्मी में थे पर वो सबके सब डिस्कस कर रहे थे, हैरान थे जीसू के आर्मी में होने के बावजूद भी उसके हेयर अभी तक कट कैसे नहीं हुई हैं और वो बड़े बालों के साथ यूनिफॉर्म में ज्यादा प्यारा दिखता है। डोंगजो कोच क्रिसमस पर डेट के मजे लूट रहे थे। छोटी छोटी नोकझोंक भी बीच में दोनों के चल रही थी कि कोच ने उसके लिए पहले से रेस्टोरेंट में कोई सीट क्यों नहीं बुक करवाई थी, रश बहुत ज्यादा था। यूनसुई अपने एक और उपा के साथ क्रिसमस की डेट मना रही थी। इधर हानवो और बावुल सेंटा बने हुए थे। जैसे ही वो यूनसुई को देखता है अपना फेस क्लियर करके इससे पूछता है वो वेट नहीं कर सकती थी, बोला था काम खत्म करके शाम को डेट पर चलेंगे, पर वो पहले वाली ही यूनसुई थी। मिस्टर चा मिस्टर गू से पूछ रहे थे उन्होंने जीसू की सभी चीजों की बहुत अच्छे से केयर तो की है ना। फिर से घर चले जाने को बोलते हैं। मिस्टर गू अकेले मिस्टर चा की तरफ देखकर डीप ब्रीथ लेता है और इनको कंपनी देने के लिए उनके साथ बैठ जाता है क्योंकि क्रिसमस की सेलिब्रेशन थी। वो पब्लिक रेस्टरूम में हल्का हो रहा था। जीसू की तरफ भागती हुई एक गर्ल वहाँ आकर उसके ऊपर लीन होती
होती है और फिर उसको बोलती है तुम रणवीर बने बहुत हैंडसम दिख रहे थे और फिर दोनों की किस हो जाती है। यून भाई दोबारा से सिविल सर्विस के एग्जाम में सर खपा रही थी और साथ में क्रिसमस पर लव बर्ड्स की चटनी बनाने का भी सपनों में सोच रही थी, पर बना नहीं सकती है और उनको जय माता दी लग रहा हो बोलकर चली जाती है कि मेरा क्या अपना एग्जाम फेल होगा हूँ। अकेले बैठकर रामेन खा रही थी। टैक्स मिलती ही ब्रेक पर पाँव रखे बिना गाड़ी दौड़ाती है और नौरंजी के फेमस ब्रिज पर सामने क्राउड में जीसू खड़ा था अपने ब्लैक हेयर्स के साथ और उसके पास आने पर उसको ग्रीटिंग करता है, पूछता है इसका इबोनी कैसे जा रहा है, मतलब इयोन भाई और जीसू का लव। तभी सीन कट होता है दूसरी तरफ डोंगजो कोच लड़ाई छोड़ छाड़ कर किस करते हैं। बाहुल यूनसे को अपने पास खींचकर उसको भी किस कर देता है। मिस्टर चा और मिस्टर गू साथ में बैठकर गिलास शेयर कर रहे थे। पीछे कैंग हैक वॉइस ओवर में बोल रहा था इस समय अगर तुम्हारा किसी की वजह से हार्ट बॉयल हो तो ये बेस्ट समय है। इयोन भाई जीसू से पूछ रही थी वो सचमुच में आर्मी में गया है क्या, उसकी हालत देखकर आर्मी बॉयज वाली लग तो नहीं रही है। तो बता देता है वो चाह जीसू है और यूनिफॉर्म को कैसे पहन सकता है, मतलब वो आर्मी में नहीं था, किसी न किसी तरह अपने डैड और लोगों के सामने आर्मी में होने का ढोंग रचा रहा था। फिर वो पूछती है पर तुमने मुड़कर मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया। फिर बोलता है तुम्हारी वॉइस सुनकर तुमसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाता और अगर तुम्हें देख लेता तुम्हें होल्ड करके छोड़कर जाने का मन न करता, इसलिए योन भाई सुनकर इसको बोलती है डॉग जीसू ये सब तुम फिर से लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हो। सिर्फ दोबारा से उसे गुस्सा करती है पर जैसे ही दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं दोनों के हार्ट एक दूसरे के लिए सॉफ्टली मेल्ट हो जाते हैं। इधर कैंग हैक पीछे से दोबारा वॉइस ओवर में बोलता है दूसरी चीजें इतना मैटर नहीं करती है रोमिन के लिए, मगर रोमिन को अगर बॉयल होते समय ही गरम गरम खा लिया जाए तो इसका असल मजा तब आता है। जीसू भी गरम गरम रोमिन का मजा लेने के लिए उसका फेस अपने हाथों में लेकर उसे मजे की किस करता है, क्योंकि भाई लोग रोमिन को गरम खाने का जो मजा है फिर उसकी क्या ही बात है। और फिर फाइनल किस के साथ होती है रोमांटिक सी स्नोफॉल और इस स्टोरी का यहीं पर हो जाता है दी हैप्पी हैप्पी एंड। सभी के सभी लोग अपने अपने प्लेसेस पर फिट हो चुके थे। अगर आप सभी लवली बडीज के पास किसी न्यू ड्रामा की सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रीशियस थॉट्स जरूर बता दीजिएगा। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो ड्रामा एक्सप्लेन ना हो पहले से मुझे उसी के बारे में बताइएगा और जिस ड्रामे के नेम पर ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे मैं उसी ड्रामे को आपके लिए नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ठोकते जाइएगा। गुड बाय।